नमस्कार, बिहार बयान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं नज़ीर अख्तर खान। हर रोज़ लेके आते हैं हम अपना ख़ास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपकी सुबह को हम इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं और खुशखबर बनाते हैं। क्योंकि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको एंटरटेन करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं और अपने गेस्ट से मुलाकात कराते हैं। हर रोज़ नए नए गेस्ट से मुलाकात करने का हमारी वजह यही होती है कि हर रोज़ कुछ नया करें हम और नई नई बातों को आपके सामने रखें। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम प्रोग्राम का जो आगाज़ करते हैं वो एक अच्छे अनमोल वचन से करते हैं, क्योंकि आपकी सुबह वो पॉजिटिविटी के साथ शुरू हो। अखबारों की सुर्खियों को भी लेना नहीं भूलते और क्या खास इतिहास के पन्नों में रहता है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज़ हम एक अच्छे से अनमोल वचन से करते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। दर्शकों, अब वक्त है कि हम आपको बताएं कि इम्पोर्टेंस ऑफ द डे में क्या खास है आज के दिन। तो इम्पोर्टेंस ऑफ द डे है कारगिल विजय दिवस आज है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंस ऑफ द डे मैंने लिया है वो है भारत के प्रसिद्ध कवित्रियों में से एक विद्यावती कोकिल जी का आज जन्म हुआ था। दर्शकों, आपको बेसब्री से इंतज़ार होगा कि हमारे साथ स्टूडियो में आज कौन ऐसे गेस्ट हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुर्दित मनी जी, जो कि एजीएम हैं सीएससी में। मुर्दित मनी जी, आपका हमारे ख़ास कार्यक्रम बिहार बयान में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार से हूँ और पटना ही मेरा स्थानीय ज़िला है जी। और पटना से मेरा ताल्लुकात था। एजुकेशन और एकेडमी के बारे में अगर हमारे दर्शकों को आप बताएं तो। एजुकेशन में शुरुआती जो एजुकेशन है, प्रारंभिक शिक्षा बिहार पटना से लॉयला हाई स्कूल से हुई। जी। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग करने के लिए चेन्नई डॉक्टर एमजीआर इंजीनियरिंग कॉलेज से चेन्नई से मैं बीटेक हुआ है। मैनेजमेंट की पढ़ाई मेरी आईएमटी गाजियाबाद सीडीएल और पटना यूनिवर्सिटी से मैंने किया है। आईएमटी गाजियाबाद से मार्केटिंग में मैनेजमेंट और पीयू से मैं पीजीडीएचआरडी का 1 साल का कार्यक्रम था, वो मैंने किया है। जी। आपने मार्केटिंग भी किया, एचआरडी में भी, ह्यूमन रिसोर्सेज में भी काम करा, आईटी में भी किया। मतलब इतने सारे कोर्सेज एक साथ करने के पीछे की वजह अगर हम जानना चाहें। देखिए, कोई भी पढ़ाई या कोई भी प्रशिक्षण आपको और प्रभावशाली बनाता है, चिन्हित करता है। जी। ये आपके कैरियर में या आपको जिस क्षेत्र में भी आप रहिएगा उसमें आपको एक अलग पहचान देगा। और दूसरा चीज़ है कि आजकल का जो समय है वो मल्टीटास्किंग का समय है। आजकल एक किसी को भी, कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए कोई भी रिसोर्स है, उसको एक सेक्टर में या एक डोमेन पर रहने से वो बहुत मार्केबल नहीं हो सकता है। तो अपने आप को मार्केबल करने के लिए, अपनी पहचान को चिन्हित करने के लिए आप जितनी स्किल्स से स्किल्ड होइएगा वो बेहतर होता है। क्योंकि देखिए, आजकल आर्ट्स पढ़ने के बावजूद भी अगर आपको मेल चलाने नहीं आता है तो वो आपका पढ़ाई बेकार नहीं, अधूरा रहता है, अधूरा रह सकता है। क्योंकि ज़रूरी है मेल भी चलाना। दूसरा चीज़ है कि कैसे रिसोर्स के साथ तालमेल लेके चलना है, उसके बारे में आपको बताया जाता है एचआरडी के माध्यम से। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसका प्रोडक्शन, वो भी एक महत्वपूर्ण चीज़ होता है। कैसे लोगों तक पहुँचे, कोई भी चीज़ हो, मार्केटिंग तो अत्यंत आवश्यक है आज के समय में ना। अच्छा, जिस फील्ड से आप ताल्लुक़ रहते हैं अब हम उसके बारे में बातें करेंगे। सीएससी मतलब क्या है, अगर हम जानना चाहेंगे इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं आप। सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर जी। ये डिजिटल इंडिया के जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें एक बहुत ही प्रमुख, अति प्रमुख गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत सीएससी काम करती है जी। जिसका फुल फॉर्म कॉमन सर्विस सेंटर होता है। और
ये भारत में 5,20,000 की संख्या में पूरे भारतवर्ष में सीएससी एक्टिवली वर्क कर रही है, जो ग्रामीण क्षेत्र के अलावा शहरी क्षेत्रों में भी आपको मिलेगा। वर्ष 2009 में भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत इस कंपनी का निर्माण किया गया था। ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधीनस्थ एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में काम करती है, जो लोगों तक सरकारी सेवाएं, कई प्रकार के समाज कल्याण की योजना, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य संबंधी, कृषि और स्किल्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। जी, अगर हम बात कर रहे हैं कि भी हम देखते हैं कि सीएससी के तहत अगर हम कर रहे हैं कि फेक वेबसाइट, एक कॉमन सा सवाल है बहुत, और फेक फ्रॉड वेबसाइट जिसे कहते हैं, तो क्या उस पर आप लोग भी मॉनिटरिंग करते हैं? सीएससी मॉनिटरिंग करता है कि आजकल जो बहुत सारी गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही हैं जो कि आम लोगों के लिए बहुत बेनिफिट्सरी है, बहुत बेनिफिट होता है उससे, तो बहुत से लोग ऐसे फेक वेबसाइट बना के भी लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उस पर क्या आप लोगों की कुछ? जी बिल्कुल, देखिए ये चीज़, जो लोग फेक वेबसाइट के झांसे में आ जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले समझना क्या है कि उसमें एक चीज़ जो है वो है जानकारी का अभाव, और जब लोग बात कर रहे हैं तो झांसे में आ जाना। तो सबसे पहले उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है कि उस पर रोकथाम हो, इसके लिए लोगों को अवेयर किया जाता है। तो हमारे यहाँ ऐसे कई तरह के पाठ्यक्रम हैं, हम लोग का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें लोगों को बताया जाता है कि इस तरह की चीज़ों से आप लोग बच के रहिए, अवेयर, हाँ इनसे बच के रहिए। उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम और लोगों को जानकारी दी जाती है, क्योंकि समाज के हित में जो भी कार्यक्रम होता है समाज को बताने के लिए, क्योंकि एक पंचायत में जब एक सीएससी सेंटर वर्किंग होता है एक गांव में, तो उस गांव में ऐसा नहीं है कि वो कई तरह के वो आईटी हब है, तो जो व्यक्ति वहाँ पर सीएससी सेंटर चला रहा है वो वहाँ का स्किल्ड आदमी होता है, और वो लोगों को वहाँ पर स्थानीय स्तर पे सेवा के साथ बिजनेस कर रहा है और जानकारी प्रदान किया जाता है। हम लोग जानकारी भी देते हैं। जैसे हम आपने बात करी रूरल इलाकों में स्किल लोग जाके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाते हैं, तो अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की हम बात करें तो इसके अंतर्गत सीएससी के अंतर्गत वो कैसे अपना आईडी जनरेट करते हैं, उनका क्या पहचान होता है, किस तरीके से वो काम करते हैं? देखिए सीएससी लोगों को सेवा देने के साथ ही साथ रोजगार भी जनरेट कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम हो रहा है। इसमें क्या है कि सीएससी जो चलाने वाले जो लोग होते हैं वो कहीं बाहर से नहीं आते हैं, वो उसी गांव का एक स्थानीय व्यक्ति होता है, एक युवा होता है, उसी गांव की एक महिला होती है, उसी गांव का एक नागरिक होता है, जिसको एक प्रशिक्षण के लिए एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसको कहते हैं टेली एंटरप्रेन्योर कोर्स। उसके लिए कोई डिग्री की भी मानक नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन होना है या एमबीए होना है। उस कोर्स को देख के, उस परीक्षा को पास करके, अपने डॉक्यूमेंट्स को लगा के, आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेक बुक, कैंसिल चेक, जो भी वहाँ पर आवश्यक दस्तावेज होते हैं, उनको देख के कोई भी व्यक्ति अपने सीएससी आईडी जनरेट करा सकता है। ये ऑनलाइन प्रक्रिया है। जैसे आपने कहा कि सीएससी आईडी जनरेट करा सकता है और उससे के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, उनके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एक कंप्यूटर चलाना चाहिए, जो टीसी कोर्स मैंने आपको बताया वो होना चाहिए। वो एग्ज़ाम जो होता है वो इस बात को प्रमाण करता है कि ये कंप्यूटर चला सकते हैं। कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता है। हाँ, टेली एंटरप्रेन्योर की अगर आपने बात करी तो टेली एंटरप्रेन्योर से क्या हम समझते हैं?
टेली एंटरप्रेन्योर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो हुआ वो हुआ कि जो कंप्यूटर पे जो लोग सीएससी सेंटर चला रहे हैं उनको हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं ऑपरेटर, है ना। तो उनको वो जो ऑपरेशन वर्क है उसमें वो माहिर हैं, उनको समझ में आता है कि किस तरह से किस यूआरएल को खोलना है, कहाँ पर कैसे अपलोड करना है, कैसे स्कैन करना है, ये सारी चीज़ें। अगर हम किसानों की बात करें, प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी योजनाएं आ रही है, तो पीएम किसान सीएससी के तहत भी कुछ योजनाएं होंगी जिसमें लोग लाभान्वित हो रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बारे में अगर हमारे दर्शकों को बताया। सीएससी एग्रीकल्चर के सेक्टर में बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहा है। आपको हम बताना चाहेंगे कि आज से 5 दिन पहले 21 तारीख को दिल्ली के विज्ञान भवन में सीएससी के द्वारा पैक्स का जो बने हैं पैक्स जो हैं जिसको हम लोग प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी बोलते हैं, उन सभी पैक्स में अब सीएससी की सेवाओं का शुभारंभ कर दिया गया है। अब जो भी पैक्स हैं वो सीएससी की सेवा को देंगे। तो जो पैक्स होता है वहाँ पे जो लोग आते हैं वो हमारे किसान बंधु आते हैं, क्योंकि ये ग्राम पंचायत में होता है जी। तो जब पैक्स से सीएससी की सेवा का संचालन किया जाएगा तो उसका सीधा सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। अब आपको हम बताएंगे कि आपने पूछा कि किसानों को क्या क्या लाभ है, तो हम बताना चाहेंगे कि किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जिसमें एक निर्धारित उम्र 60 साल के बाद किसानों को आप कह सकते हैं कि उनकी उम्र के हिसाब से एक निश्चित राशि जमा करने के बाद, जो बहुत कम अमाउंट होता है ना, उसके बाद उनको 3,000 रुपया मिलने का प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जिसमें उनको लाइफ टाइम आफ्टर अटेनमेंट ऑफ 60 ईयर्स उनको एक पैसा मिलता है पर मंथ। हाँ हाँ, उसको कर सकते हैं जब पेंशन टाइप का चीज़ हो गया वो, है ना। तो वो पेंशन नहीं है क्योंकि इसमें उनको कुछ देना होता है, कुछ अंश देना होता है। उसके बाद फिर वो उनके एज पे होता है, 18 साल से 40 साल की उम्र के बीच में जिनका जो एज है उसका एक बना होता है, ग्राफ होता है कि किस एज के कौन लोग हैं, उस हिसाब से उनको एक राशि जमा करना होता है। उसके बाद उनको मानधन योजना के अंतर्गत उनको पैसा मिलता है। तो एक ये इनिशिएटिव है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, किसान सम्मान के लिए भी जो राशि आती है, जो किसान बंधु लोगों को आता है, उसको सीएससी के द्वारा उन लोग को दिया जाता है। क्योंकि जब डीबीटी होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, उसमें जो पैसा आता है वो उनके अकाउंट में आता है और सीएससी के द्वारा आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम डीजीपे सिस्टम के माध्यम से उन लोगों को उनका पैसा प्रदान भी किया जाता है। इट्स कॉल्ड पूरा मॉनिटरिंग करते हैं, सारी चीज़ों को देखना, मॉनिटरिंग करना कि सारी चीज़ें ढंग से चल नहीं रही है जी। इन्फॉर्मेटिव सारी चीज़ होता है। अगर आप बात करें ये पूरी गवर्नमेंट की व्यवस्था है या कुछ प्राइवेट में भी इसका योगदान है, सीएससी की हम बात कर रहे हैं तो? नहीं, देखिए, सीएससी सरकारी सेवा को भी प्रदान करता है जी, साथ ही साथ हमारे यहाँ बीमा की जो सेवा होती है उसमें हम लोग प्राइवेट बैंक भी हम लोग के साथ में है, प्राइवेट कंपनीज भी हम लोग के साथ में है। हाँ, तो ये आप नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ सरकारी। हम लोग समाज के हित के लिए, गांव के हित के लिए, लोगों के हित के लिए जो भी सेवाएं होती हैं, जो हम करने में सक्षम हैं और जो हम लोग को मौका दिया जाता है, उसको हम लोग करते हैं। अच्छी बात है। मतलब ये नहीं आयुष्मान भारत का कार्ड भी बनता है। अगर हेल्थ पे हम बात करें तो आयुष्मान कार्ड के लिए भी। अगर कोई कंपनी लाइफ इंश्योरेंस में, हम लोग LIC कंपनी को भी लेकर चलते हैं, LI लाइफ इंश्योरेंस का भी हमारा सीएससी सेंटर बीमा कर सकते हैं। जनरल इंश्योरेंस में कई प्राइवेट कंपनी है, उसका भी बीमा होता है। बीसी में देखिएगा तो सरकारी बैंक का भी बीसी हम लोग के यहाँ दिया जाता है। इसके अलावा PSU भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, HDFC बैंक भी है और भी कई बैंक हैं। तो समाज के हित के लिए सरकारी
सेवाओं के साथ साथ गैर सरकारी सेवा का भी प्रदान CSC के द्वारा किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है लोगों को। अगर आपने कहा हेल्थ की बात करी आपने, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में लोग उतने अवेयर नहीं है, बिकॉज कि कुछ अगर बीमारी हो जाता है, मर्ज हो जाता है, तो आज भी लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है। लेकिन अभी जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है हेल्थ पे भी, तो हेल्थ में आयुष्मान के अलावा भी कुछ आप लोगों का योगदान रहता है? बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे कि CSC के द्वारा हेल्थ में कई प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। हेल्थ सेक्टर की बात कीजिएगा तो जैसा आप बताएं कि गांव से लोगों को जाना पड़ रहा है, तो आज से 2 साल 3 साल पहले पूरे देश में बड़ी विषम परिस्थिति पैदा हो गई थी। कोरोना पैंडेमिक में, लॉकडाउन का समय था। उस समय हम लोगों के द्वारा टेलीमेडिसिन सेवा का शुरुआत किया गया, जिसमें देश के अच्छे अच्छे चिकित्सक डॉक्टर्स से अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स के साथ में CSC के द्वारा समन्वय करके मात्र ₹1 में टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन कराया गया। बहुत अच्छी बात है दर्शकों। और ये जी। बताना चाहेंगे कि ये संख्या काफ़ी बड़ी थी। उस समय हॉस्पिटल में जब जगह नहीं मिल रहा था तो CSC सेंटर पे लोग आके देख भी रहे थे। हम आपको बताना चाहेंगे CSC की एक ख़ास बात, एक सबसे अच्छी बात ये है कि ये ज़रूरतमंद के घर पे जाकर भी सेवा प्रदान करती है। आपने बताया कि टेलीमेडिसिन पे काफ़ी आपने काम किया है और पैंडेमिक में भी बहुत सारे लोगों को आपने कहा कि ₹1 में ही सेवा मुहैया कराई जा रही थी। जिस दरमियान पैंडेमिक था उस दरमियान किस तरीके से आप लोगों का काम था टेलीमेडिसिन के ज़रिए? जिस समय कोरोना का महामारी चल रहा था जी, तो हम बताना चाहेंगे आपको कि जो लोग बेनिफिशरीज जिनको ज़रूरत थी तो वो अपने गांव में जो हमारा CSC सेंटर वर्किंग था, जो जा सकते थे वो लोग जा रहे थे और जो नहीं जा पा रहे थे वो लोग फ़ोन के माध्यम से बात करके उनका उपचार हो रहा था। दूसरा चीज़ बताएंगे कि ये सारा कुछ जो है ये टेलीमेडिसिन में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है। तो हम लोगों के यहाँ उस समय नंबर लगा के जो उसका प्रक्रिया होता है, जो समस्या है, लोग वहाँ पर डॉक्टर हमारे उपलब्ध रहते थे, वहाँ पर से वो सुनते थे समस्या और जो इस तरह का भी जो सिम्टम्स है उसके आधार पे वो जानकारी देके दवा वगैरह सारा कुछ वो उपलब्ध कराते थे। मतलब इसको हम कहते हैं डिजिटल सेवा की बात है। हाँ, डिजिटल सेवा में ये आएगा। एक डिजिटल सेवा है। तो डिजिटल सेवा ये हमारे हेल्थ पे हो गई और डिजिटल सेवा में और आप भी चीज़ है क्या क्या डिजिटल कर सेवा रहे में हैं? हम आपको बताते हैं। हेल्थ में हम लोग के यहाँ दवा भी ऑनलाइन कराया जाता है, दवा जी, जिसमें आपको टाटा 1mg का प्रोडक्ट्स हो गया, स्किन केयर, हेल्थ केयर और ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बाजार से कम दाम में उपलब्ध है, जी, ताकि लोगों को जैसे बहुत सारी चीज़ें, मान लीजिए आप गांव, ये पटना है, यहाँ पर हम लोग चले जाते हैं गोविंद मित्रा रोड से दवा आपको सस्ता में मिल जाएगा, पर एक गांव में एक पंचायत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको उपलब्ध नहीं रहती हैं। अब उनको वो चीज़ का ज़रूरत है, तो ये ग्लोबलाइजेशन का भी देन मान लीजिए, ऑनलाइन का भी देन मानिए और साथ में CSC के डिजिटल सेवा पोर्टल पर इन सुविधाओं का उपलब्ध होना भी लोगों को सामाजिक जीवन में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहा है, जिसमें उनको स्किन केयर, हेल्थ केयर, आई केयर, हेयर केयर, ये सारी चीज़ उपलब्ध मुहैया कराई जा रही है। हाँ, साथ में साथ फूड सप्लीमेंट्स वगैरह सारा कुछ उपलब्ध रहता है। अगर हम बात कर ले क्वालिटी एजुकेशन पे बात कर लें, जी बिल्कुल, और क्वालिटी एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पे या अपग्रेडेशन पे, तो उस चीज़ों के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए ये एजुकेशन पे क्या काम कर रहे हैं? एजुकेशन पे बहुत सारा कार्यक्रम चल रहा है। एजुकेशन जो होता है समाज का एक बहुत स्पाइनल कॉर्ड है। विदाउट एजुकेशन आप कोई भी अच्छे समाज का कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। तो एजुकेशन पे सबसे पहले गांव में लोगों को कंप्यूटर के बारे में जानकारी देने के लिए 2014 पढ़ना में नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन NDLM करके एक प्रोग्राम चला था, जिसका सैद्धांतिक था कि हर घर ई साक्षर। इसमें
18 साल से लेकर 60 साल तक के लोगों को बेसिक कंप्यूटर का एजुकेशन दिया गया। ये सभी जगह के लिए था, इसमें ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं था कि किसी शहर में या किसी गांव में, ये सभी लोगों के लिए था। मास लेवल पे ये प्रोग्राम चला। इसके बाद फिर इस चीज़ को देखा गया कि हमारा जो देश है उसका जो सोल है, उसका जो आत्मा है वो गांव में बसता है। अधिकाधिक संख्या में लोग गांव में हैं। अगर गांव डेवलप नहीं होगा, गांव सशक्त नहीं होगा, तो फिर इस बात को डिजिटल इंडिया का जो सोच है, जो परिकल्पना है, वो सफल नहीं होगा। क्योंकि शहर में तो बहुत सुविधाएं उपलब्ध हैं, लोग मिल के काम भी कर लेते हैं, पर गांव में वैसा कुछ नहीं था। गांव में लोगों को ऑनलाइन काम करना है, ऑनलाइन चीज़ों की जानकारी लेना है, तो उनको कहीं और देखना पड़ रहा था, कहीं और संपर्क करना पड़ा था। तो एक नया लॉन्च हुआ स्कीम एजुकेशन में ही, हम आपको बताना चाहेंगे, जिसका नाम था प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। और आज बिहार के हर पंचायत में, जैसा कि नाम है ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, हर पंचायत में इसका प्रशिक्षण दिया गया और हर पंचायत में इसके ट्रेनिंग सेंटर खोले गए। वर्ष 2017 से यह योजना क्रियान्वित है। अब ये सफलतापूर्वक संपन्न होने जा रहा है। इसके अलावा हर प्रखंड में CSC एकेडमी खोली जा रही है, हर प्रखंड में CSC बाल विद्यालय खोला जा रहा है, ताकि बच्चों को भी शुरुआत का जो एजुकेशन है वो दिया जा सके। CSC एकेडमी से कंप्यूटर का प्रशिक्षण का जो बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग होता है वो पढ़ाया जा सके। इस तरह एजुकेशन पे कई नए योजनाओं को लाया जा रहा है, लोगों को जोड़ा जा रहा है और एजुकेशन में एम्पावर करने का कार्यक्रम CSC के द्वारा किया जा रहा है। लोगों को जोड़ने, जैसे गांव में आपने कहा कि गांव को, लोगों को सक्षम किया जा रहा है, उन्हें आगे बताया जा रहा है सारी चीज़ों को कि आप कंप्यूटर की तरफ अपना रुझान करें और सीखें। टेक्निकली जो भी चीज़ें होती है कि एटलीस्ट आप चला सके और देख सके और उस पर काम कर सके। तो जोड़ने की जो बात है गांव के लोगों को, वो जोड़ने का जो प्रक्रिया होता है वो बहुत ज़्यादा लेंदी तो नहीं होता? बिल्कुल लेंदी नहीं होता है। यही तो बात है जी कि CSC सिस्टम में जो प्रक्रिया है कोई लेंदी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ सारा कुछ ऑनलाइन होता है और बहुत सिंपल वे में होता है। उनका आधार, कोई भी प्रशिक्षण लेना है तो उनको आधार कार्ड अपना लेके आना है ना। उसके बाद उनका EKYC हो जाएगा, है ना। तो हर सिस्टम के लिए इसमें किसी तरह का कोई विभाग दौड़ने का जरूरत नहीं है। बस CSC सेंटर पर जाने के बाद जो उसके लिए जो उपयुक्त चीज़ होता है, एक मिनिमम चीज़, उसके अनुरूप काम किया जाता है। यही तो है कि डिजिटल इंडिया का, CSC का ये कॉमन सर्विस सेंटर लोगों को सामान्यतः और सुगमता के साथ उनके घर तक सेवा प्रदान करने का ही नाम है। जी, बहुत सही कहा आपने कि बहुत सही तरीके से हम काम कर ले और बहुत आराम से, ताकि लोगों को परेशानी ना हो, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन का हो या सीखने का हो या एक प्रक्रिया हो। अगर हम बात करें कि जो लोग गांव में हो या शहरी क्षेत्र में भी रहते हैं, उनको अपना रोज़गार, छोटे रोज़गार कायम करना चाहते हैं या कुछ अलग करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या गवर्नमेंट की स्कीम है या CSC के तहत कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें वो करने के बाद उनको रोज़गार मिलती है, रोज़गार मुहैया कराते हैं आप लोग? जी देखिए, CSC जो चलाते हैं जो लोग गांव में या शहर में, तो उनके लिए एक वर्ड है विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स। विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स, जी। तो ये लोग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। एंटरप्रेन्योर्स का मतलब आप समझते हैं कि जिनका अपना स्वयं का व्यवसाय होता है, जो अपना खुद का बिजनेस भी करते हैं जी। तो CSC में व्यवसाय के साथ सेवा और समर्पण भी होता है। और ये जो चीज़ है, इसमें जो लोग बिजली बिल जमा कर रहे हैं, हमारे गांव में जो ग्रामीण बिजली बिल जमा करने आते हैं, कि हम एक आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। हाँ। जो लोग जमा करने आते हैं, तो गांव में 3% उसका कमीशन हमारे संचालक को मिलता है। ग्रामीण में अगर 100 रुपया का बिजली बिल जमा हुआ तो वो उनसे पैसा नहीं लेगा, उसको कमीशन 3 रुपया मिलेगा। यही शहरी क्षेत्र का बात कीजिएगा तो 1% मिलता है।
आयुष्मान भारत का EKYC किया जाएगा, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें 4 रुपया 25 पैसा मिलता है। तो सभी योजनाओं में उनको एक कमीशन भी मिलता है, बैंकिंग का अलग होता है, इंश्योरेंस करते हैं उनका, उसका अलग होता है। हमारे यहाँ सिर्फ इनके अलावा ई-कॉमर्स का भी प्रावधान है। एग्रीकल्चर में जो इफ्को का जो प्रोडक्ट्स होता है, नैनो यूरिया या फिर कोई भी प्रोडक्ट जो इफ्को बाजार में उपलब्ध हैं, बीज, खाद, स्प्रे मशीन, ये सारी चीज़ें जो इफ्को बाजार से हमारी VLE ग्रामीण जनता को पहुंचाती है, उसमें उनको 4% का कमीशन मिलता है। मतलब काम भी आप कर सकते हैं, व्यवसाय शुरुआत भी भी कर सकते हैं, और अगर आप कुछ मुहैया करा रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, उसके भी गवर्नमेंट आपको कुछ ना कुछ एक परसेंटेज या कमीशन दे रही है। उसका अपना एक व्यवसाय होता है, उनका हर सर्विस का एक अपना अपना कमीशन होता है, जी। उसके माध्यम से लोग काम करते हैं, उनको उसमें उनका लाभ भी मिलता है। बहुत सारी सेवाएं ऐसा है जिसमें लाभार्थी से आपको पैसा नहीं लेना है, और कई ऐसी सेवा होती हैं जिनमें बना होता है कि आप लाभार्थी नहीं, जो ग्राहक आते हैं आप उनसे पैसा आप लोग ले सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर अमाउंट। हाँ, वो एज पर रूल, एज पर गाइडलाइन सारा चीज़ होता तो है। हम कैसे सोशल इम्प्रूवमेंट की तरफ इसका बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल, आप देख रहे होंगे जी। आज अगर 4 साल पहले अगर आप घूमते होंगे सब्जी वाला के पास भी या कहीं भी, अच्छा एक चीज़ मानना पड़ेगा कि बाजार का जब हम बात करते हैं तो मॉल को छोड़िए, एक रेडी की बात कर रहे हैं। हाँ, स्ट्रीट। आज वो भी ऑनलाइन पैसा ले रहा है, स्कैन लगा के कर रहा है। जी। तो ये डिजिटल इंडिया का तो बहुत बड़ा देन है ना, कि आपका मोबाइल आपका बटुआ बन गया है। जी, UPI पेमेंट कर रहे हैं आप UPI पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, स्कैन वगैरह, जितना पेटीएम वगैरह जो भी चीज़ है, जी। जो भी ऑनलाइन लेन देन हुआ है, ये 2014 के पहले आप हमको बताइए था। सब लोगों के पास अवेयर हो गए हैं लोग। हाँ, तो ये सारा कुछ जैसे सहूलियत है। हाँ, हम लोग इसका प्रशिक्षण करा के कि किस तरह से करना है, तो सोशल एम्पावरमेंट का भी एक चीज़ हो रहा है। लोग अपने जगह बैठ के सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं, जानकारी मिल पा रही है, हर लोगों के हाथ में कंप्यूटर है, मोबाइल है, तो ये तो सोशल एम्पावरमेंट का दिन है। हम कह सकते हैं हमारा देश डिजिटल इंडिया हो गया है पूरे तरीके से। नहीं पूरे तरीके से ही, पर डिजिटल इंडिया तो हो गया है, जी। हो तो रहा है। जी। ये बदलाव देखिए, ये चीज़ कहने का नहीं, ये चीज़ देखने का चीज़ है। देखने का चीज़। ये तो देखने का चीज़ है कि लोग यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से लेन देन बढ़ा है, ये तो देखने की चीज़ है। सही बात है। अगर हम छोटी से छोटी भी अमाउंट की बात कर रहे हैं, 10 रुपये और 20 रुपये की अमाउंट की भी अगर हम बात कर लें, तो हम अब UPI पेमेंट करते हैं और हम गूगल पे करते हैं, तो जो सामने वाला है उसको भी सहूलियत हो जाती है। और आप जो पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप अपना बटुआ घर पे भूल रहे हैं, पर्स, तो आप मोबाइल अगर आपके पास है तो आप आसानी से पेमेंट करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, IT का क्या रोल होता है इन सारी चीज़ों में? IT एक मुख्य जो बोलते हैं ना बिंदु है या मुख्य कार्य करती है। बिना IT के तो कुछ संभव है ही नहीं। IT तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुआ, किसी भी मान लीजिए IT तो बहुत की रोल प्ले कर रहा है। मान लीजिए किसी भी प्लेटफॉर्म को हमको एग्जीक्यूट करना है, तो उसमें तो IT एप्लीकेशंस का रिक्वायरमेंट होता ही है ना। जी। मान लीजिए पैसा ही हमको ट्रांसफ़र करना है, या कोई सर्विस को CSC के माध्यम से हम किसी योजना को लाते हैं, तो उसके साथ भी तो माइग्रेशन होता है। कह रहे कि अब हर जगह हमको देखने को मिल रहा है कि एक नई पैक्स की स्थापना हो रही है और पैक्स बन रहा है। उससे क्या फ़ायदे हैं? अगर हम पैक्स की बात कर ले तो पैक्स है क्या, बेसिकली हमारे दर्शकों को बताएं आप। देखिए, पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी होता है, जो गांव में लोगों को किसानों को जो सामान होता है उनको प्रोवाइड कराने के लिए होता है। वहाँ पर वो पैक्स गांव से सहकारिता विभाग के द्वारा उसका समन्वय होता है। जी। अभी जो आप बात की पैक्स और CSC के विषय में जो आप पूछ रहे थे, तो जितने भी पैक्स है उसमें CSC सेवा को भी चालू किया जा रहा है। उसका मुख्य मकसद ये है कि गांव में भी पैक्स के माध्यम से लोगों को वो सारी CSC की सुविधा मिले, क्योंकि मान लीजिए कोई CSC सेंटर गांव में बनता है और अगर वो शहर चला गया या उस लोकेशन से दूसरे लोकेशन चला गया, तो उस जगह के जो लोग होते हैं वो लाभ से वंचित हो जाते हैं। पर पैक्स के साथ क्या बात है कि पैक्स
जिस ग्राम पंचायत में है उस ग्राम पंचायत में उसका कार्यालय होता है, उसको डिजिटलाइजेशन उसका किया जा रहा है कि लोगों को सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं जो सीएससी के द्वारा दी जा रही है, जैसे जातीय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार का सुधार, बैंकिंग सेवा, आयुष्मान भारत का कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी ये चीजें सारी इम्पोर्टेंस सेवा, है। हाँ, गैस बुकिंग, ये सारी सेवा गांव के लोगों को इंश्योर मिले, इसके लिए पैक्स में सीएससी की सेवा को चालू की जा रही है, क्योंकि पैक्स पहले से है, जी पैक्स पहले से है। और पैक्स का जो काम है वो है प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी है, जी। वो एग्रीकल्चर की सोसाइटी है जो पहले से गांव में स्थापित है, क्रियान्वित है। उनको और एम्पावर करने का भारत सरकार का योजना है, उसी योजना के अंतर्गत उनको डिजिटलाइज किया जा रहा है। और बिहार में अभी पैक्स की संख्या 8,463 है, मतलब इतनी ज्यादा होने के हर बावजूद ग्राम पंचायत में है। जी हर जिला पंचायत। हाँ, हर ग्राम पंचायत में है। अब वहाँ पे जब सीएससी सेंटर हो जाएगा तो वो सभी ग्राम पंचायत डिजिटली एम्पावर्ड हो जाएंगे, वहाँ के लोगों को डिजिटल सेवा मिलने लगेगी, ऑनलाइन सुविधा प्राप्त हो जाएगा। तो ये वाकई में आने वाले समय में बिहार के गाँवों का तस्वीर बदलने वाला प्रयास होगा। बिल्कुल अच्छी पहल है, और खासतौर पे उन लोगों के लिए है जो बहुत सारे लोग अपने एक पैन कार्ड के लिए और आधार कार्ड के लिए उन्हें बहुत मशक्कत करना पड़ता है, यहाँ जाएं, कहाँ अप्लाई करें, कौन सा फॉर्म करें। एक पर्टिकुलर ऑफिस होगी या पैक्स का व्यवस्था होगा और साथ में आप लोगों का सपोर्ट होगा, तो उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा, गांव से शहर नहीं आना होगा, गांव में ही सारी चीज़ें हो जाएगी। क्या कमी महसूस करते हैं आप, जैसे अब से आप काम कर रहे हैं इसके अंतर्गत, क्या कुछ रह गया है कि कुछ और करना है, कुछ बेहतर करना है, या कहाँ पे तकलीफ़ें आती है कुछ काम करने में, रुकावटें आती है, उसके बारे में अगर हम जानना चाहें। देखिए क्या है कि कोई भी चीज़ जो होता है ना उसमें काम करने में चीज़ें तो आएंगी ही, अगर चुनौतियां नहीं रहेगा तो फिर आपका हमारा जरूरत क्या रहेगा, अगर सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। और हर चीज़ जब बढ़ता है तो कुछ गैप भी आता है, तो ये चीज़ें हैं, ये लगी रहेंगी। पर सवाल ये है कि ये जो तकलीफ़ें हैं या जो कमियां हैं ये काफ़ी हद तक दूर हो गई है और सिस्टम काफ़ी स्मूथ हो रहा है, और हम लोग आशावादी हैं और ये सारा चीज़ हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। चैलेंजेस हैं, अभी भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, अभी तो हम एक कविता में बोल सकते हैं कि अभी तो कुछ ज़मीन हम लोग नाप लिए हैं और कुछ ज़मीन अभी बाकी भी है ना, तो काम हो रहा है, इसी कारण अभी लोग हैं। तो उसमें कोई ये नहीं है, बहुत सारा चीज़ होता है और उसको मिलजुल के लोग के साथ जुड़ के समस्या का समाधान किया जाता है। आपके पास अगर वक्त मिलता है तो आप कुछ, अगर आपका कुछ विज़न है, जो आप आईटी सेक्टर में हैं और आपने पर्टिकुलर बहुत सारे कोर्सेज भी किए हैं, जो युवा इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो कुछ इस फील्ड में अपना रोज़गार देखते हैं, उनके लिए क्या मशवरा करना चाहते हैं आप? युवाओं को अपने आप को स्किल्ड होना पड़ेगा, युवा स्किल्ड हो और स्किल्ड होके अपने आप में डेली क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पे न्यूज़ से, इंफॉर्मेशन से, टेक्नोलॉजी से जुड़ें और अपने आप को एम्पावर करें, और अपने आप में जो जॉब सीकर्स ना बने, जॉब क्रिएटर्स बने। जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। वो जॉब सीकर्स नहीं, जॉब क्रिएटर्स बने और अपने आप को एम्पावर करें, क्योंकि युवा भविष्य होता है, देश का भविष्य होता है। और युवा अगर सही होगा, युवा तकनीकी से कुशल होगा तो देश भी कुशल बनेगा आगे। जी, टेक्निकली कोर्स के बारे में जो बात करते हैं, बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं, और फॉर शॉर्ट पीरियड्स के लिए भी कोर्सेज होते हैं फॉर फ्यू मंथ्स। तो वैसे कोर्स में कुछ जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स है या बिहार सरकार की कोई स्कीम है, वैसे कुछ कोर्सेज आप सीएससी के तहत चला रहे हैं? हम लोग यहाँ चलता है जी, शॉर्ट टर्म इस जो प्रोग्राम होता है ना, उसमें हम लोग के यहाँ चलता है, जो आपने बताया था एंटरप्रेन्योर करके। ये वो उसमें हम लोग के यहाँ आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स वैसे हैं, स्किल्स के, उद्यम स्किल्स के हैं। उसके बाद फिर आपको किस तरह से लोगों को अकाउंट्स के बारे में बताया जाता है, डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, टैली हो गया, इस तरह का सारा प्रोग्राम जो है वो हम लोग के यहाँ से चलता है, ताकि वो लोग सीख सके, समझ सकें। कुछ ऐसा कुछ आपको लगता है कि और भी बहुत कुछ करना है, अभी और आगे जाना है, कुछ और फील्ड में अच्छा करना है, उसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, आपके जहन में कुछ चल रहा हो कि? देखिए,
हम लोगों को, सभी लोगों को एक लक्ष्य एक होता है, काम का एक लक्ष्य होता है, उस पर हम लोग सभी लोग सक्रिय होते हैं और उस पर आगे चलना भी होता है। चीज़ें जो होती हैं कि जब तक आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपका जो एम है, जो गोल है, जैसे हम अभी जिस डिपार्टमेंट में हैं, हम लोग का भी एक टारगेट होता है, तो हम लोग इस चीज़ को प्रयास करेंगे कि वो बेहतर से अचीव हो, और जहाँ पर किसी भी तरह का कोई तकनीकी या कोई भी सामाजिक समस्या हो तो उन सब चीज़ों को दूर किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेक्निकली स्किल हो, और चाहत है कि हमारा भी देश विकासशील है, अभी विकसित देश बने। उस पर जो प्रयास हो वो बेहतर होगा, क्योंकि देश के विकसित होने से आप विकसित होइएगा, हम लोग विकसित होंगे। आज भी बहुत सारा चीज़ है बिहार में, हम लोग का यही प्रयास होना चाहिए कि जैसे अन्य राज्य आगे बढ़ रहे हैं वैसे हम लोग को बिहार को आगे बढ़ाना है, सबको मिल के आगे बढ़ाना है, उसके लिए लोगों को सशक्त होना है। और हम लोग को इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो भी लक्ष्य हो हमारा, वो समस्या पे ना हो, समाधान पे हो, क्योंकि समस्या को देखेंगे तो समस्या रहेगा, पर समाधान की हो जाएंगे तो बिल्कुल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा और सभी लोगों का कल्याण होगा, राज्य का कल्याण होगा और एम्पावर होगा सिटीजन्स, देश। जी, बहुत खूब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि समस्या पे ना जाए, समाधान पे जाए, को देखना चाहिए। और अगर आप समस्या पे जाएंगे तो उसी में उलझे रहेंगे और कहीं ना कहीं और आपका काम खराब होगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे खास प्रोग्राम बिहार बयान के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। दर्शकों, आज हमारे साथ गेस्ट है, बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें करी उन्होंने। CSC के तहत क्या क्या योजनाएं हैं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, कैसे हम आगे अपने आप को स्केल कर सकते हैं और रूरल इलाके में कैसे हम काम कर सकते हैं, बहुत सारी जानकारी दी उन्हें। दर्शकों, अब वक्त हो चला है कि इस प्रोग्राम को हम अलविदा कहने का, लेकिन उससे पहले हम आपको कहते हैं कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है, इस प्रोग्राम में आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं, क्या कुछ नया करना चाहते हैं। इसीलिए आपके ख़त और आपके मेल का हमें बेसब्री से इंतज़ार होता है, क्योंकि आपके ख़त और आपके मेल हमें मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि आपका प्यार हमारे दूरदर्शन DD बिहार के साथ बना हुआ है। तो उठाइए कलम और कागज़, नोट कीजिए हमारा पता है निर्देशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र, पटना, फ्रेजर रोड 80001। हमारा email ID है director ddkpatna@gmail.com।